कहानी की शुरुआत होती है 10 जुलाई 1856 की आधी रात से। सर्बिया के एक छोटे से गांव स्मिल्जान में जोरों की बारिश हो रही थी। आसमान में बिजलियां चमक रही थीं और ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति अपना कोई रौद्र रूप दिखा रही हो। इसी तूफानी रात में एक बच्चे का जन्म हुआ। दाई ने बच्चे को देखकर उसकी मां से कहा, "ये बच्चा तूफान का बच्चा है। इसका जीवन संघर्षों से भरा होगा।" उस पर उस मां ने एक ऐसी बात कही जो भविष्य में सच होने वाली थी। उन्होंने कहा, नहीं, ये बच्चा तूफान का नहीं, बल्कि रोशनी का बच्चा है। और वो बच्चा था निकोला टेस्ला। वो मां शायद नहीं जानती थी कि उनका बेटा एक दिन पूरी दुनिया को रोशन करने वाला था। टेस्ला के पिता एक पादरी थे और वो चाहते थे कि टेस्ला भी उन्हीं की तरह चर्च में सेवा करे। लेकिन टेस्ला का मन इन सब में नहीं लगता था। उनका दिमाग बचपन से ही मशीनों, विज्ञान और गणित में उलझा रहता था। वो अपने ख्यालों में ही विशाल विशाल मशीनें बना लेते थे, उन्हें चलता हुआ देखते थे और उनकी हर छोटी से छोटी कमी को मन में ही ठीक कर लेते थे। उनकी कल्पना शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि उन्हें किसी चीज का मॉडल या ड्राइंग बनाने की जरूरत ही नहीं होती थी। सब कुछ उनके दिमाग में एक सिनेमा की तरह चलता था। टेस्ला बचपन से ही बाकी बच्चों से बहुत अलग थे। जहां दूसरे बच्चे खेलकूद में मस्त रहते थे, वहीं टेस्ला अपनी ही दुनिया में खोए रहते थे। उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था। वो कविताएं लिखते थे और घंटों तक किताबों में डूबे रहते थे। लेकिन उनकी एक आदत ने सबको परेशान कर रखा था। उन्हें अक्सर अजीब अजीब चीजें दिखाई देती थीं। तेज रोशनी के कौंधे दिखते थे और वो ऐसी बातें करते थे जो किसी की समझ में नहीं आती थीं। लोगों को लगता था कि शायद वो मानसिक रूप से बीमार हैं, लेकिन ये उनकी बीमारी नहीं, बल्कि उनकी असाधारण प्रतिभा का एक लक्षण था। उनका दिमाग एक आम इंसान के दिमाग से कहीं ज्यादा तेज और अलग तरीके से काम करता था। वो चीजों को वैसे नहीं देखते थे जैसे हम और आप देखते हैं। उन्हें हर चीज के पीछे का विज्ञान, उसके काम करने का तरीका दिखाई देता था। एक बार बचपन में उन्होंने एक झरने को देखा और उनके मन में ख्याल आया कि क्या इस पानी की ताकत से कोई मशीन चलाई जा सकती है। और बस, उनके दिमाग में एक टरबाइन का पूरा डिजाइन तैयार हो गया। ये उस सोच की बस एक शुरुआत थी जो आगे चलकर दुनिया को परिवर्तित करने वाली थी। उनके अध्ययन के दौरान उनके प्रोफेसर भी उनकी प्रतिभा से हैरान थे। वो गणित के ऐसे मुश्किल सवाल भी मुंह जबानी हल कर देते थे, जिन्हें हल करने में बाकी छात्रों को घंटों लग जाते थे। उनके प्रोफेसर को लगता था कि वो जरूर नकल करते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि टेस्ला का दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। लेकिन पिता की इच्छा के आगे उन्हें झुकना हुआ और उन्होंने पादरी बनने की ट्रेनिंग शुरू कर दी। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। टेस्ला को हैजा हो गया और वो लगभग 9 महीने तक बिस्तर पर लेटे रहे। उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। तब एक दिन उन्होंने अपने पिता से कहा, अगर आप मुझे इंजीनियरिंग का अध्ययन करने देंगे तो शायद मैं ठीक हो जाऊं। बेटे की मरणासन्न हालत देखकर पिता का दिल पिघल गया और उन्होंने वादा किया कि अगर वो ठीक हो गए तो वो उन्हें यूरोप के सबसे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजेंगे। और चमत्कार देखिए, इसके बाद टेस्ला धीरे धीरे ठीक होने लगे। ये उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। अब उन्हें वो करने की आजादी मिल गई थी जिसके लिए वो पैदा हुए थे। उन्होंने ऑस्ट्रिया के ग्रास शहर में पॉलिटेक्निक में दाखिला लिया। यहाँ उनकी प्रतिभा और भी निखर कर सामने आई। वो दिन में 18 से 20 घंटे अध्ययन करते थे। यहीं पर पहली बार उनका सामना डायरेक्ट करंट यानी डीसी मोटर से हुआ। उन्होंने देखा कि मोटर के घूमने वाले हिस्सों में चिंगारियां निकल रही हैं। उनके प्रोफेसर ने बताया कि यह सामान्य है और इसे ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन टेस्ला का दिमाग ये मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने प्रोफेसर को चुनौती दी कि वो एक ऐसी मोटर बना सकते हैं जिसमें ये चिंगारियां ना निकलें। उस दिन क्लास में सब उन पर हंसे थे, लेकिन टेस्ला ने इसे अपने दिल पर ले लिया। ये सवाल उनके दिमाग में घर कर गया। वो दिन रात इसी के बारे में सोचते रहते। इसी सोच ने उन्हें एक ऐसी खोज की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया जो बिजली की दुनिया में क्रांति लाने वाली थी। वो खोज थी ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी ऐसी सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिसमें मोटर को घूमने के लिए किसी भी तरह के स्पार्क या ब्रश की जरूरत नहीं थी। ये एक ऐसा आइडिया था जो उस समय के विज्ञान से बहुत आगे था, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। उनकी लगन और मेहनत के बावजूद उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना हुआ। उन्हें अपना अध्ययन बीच में ही त्यागना हुआ। उन्होंने कई छोटी मोटी नौकरियां की, लेकिन उनका दिमाग हमेशा उस बिना चिंगारी वाली मोटर की खोज में लगा रहा।
वो बुडापेस्ट चले गए और वहां एक टेलीग्राफ कंपनी में काम करने लगे। एक दिन वो अपने दोस्त के साथ एक पार्क में टहल रहे थे और सूर्यास्त को देख रहे थे। अचानक उनके दिमाग में जैसे बिजली कौंधी। उन्होंने जमीन पर एक लकड़ी से एक डायग्राम बनाया और अपने दोस्त को दिखाया। वो डायग्राम था दुनिया की पहली इंडक्शन मोटर का। वो मोटर जो ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी पर चलती थी। टेस्ला को अपना रास्ता मिल चुका था। उन्हें पता था कि ये खोज दुनिया को परिवर्तित कर सकती है। उन्हें एक ऐसे मौके की तलाश थी, एक ऐसे इंसान की तलाश थी जो उनके इस सपने को समझे और उसे हकीकत में बदलने में उनकी मदद करे। और ये तलाश उन्हें 7 समंदर पार अमेरिका ले जाने वाली थी। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। एक ऐसा सफर जो उसे एक नए देश, नए लोगों और एक ऐसे इंसान से मिलाने वाला था जो या तो उसका सबसे अहम दोस्त बनता या सबसे अहम दुश्मन। कौन था वो इंसान, जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 2, सपनों का शहर और एक सुनहरा मौका। जब दो महान दिमाग मिले तो क्या हुआ? अपने दिमाग में ऐसी मोटर का क्रांतिकारी आइडिया लेकर टेस्ला पेरिस पहुंचे, जहां उन्होंने कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। यहां उन्होंने एडिसन की बनाई हुई डीसी मशीनों में कई सुधार किए। उनके काम से कंपनी के मैनेजर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने टेस्ला को अमेरिका जाने की सलाह दी। उन्होंने कहा, अमेरिका में एक ही आदमी है जो तुम्हारी प्रतिभा को समझ सकता है, और वो है थॉमस अल्वा एडिसन। उन्होंने एडिसन के नाम एक सिफारिशी चिट्ठी भी लिखी, जिसमें लिखा था, मैं दुनिया में 2 ही महान लोगों को जानता हूं, एक आप हैं और दूसरा ये नौजवान। बस यही चिट्ठी और जेब में कुछ सेंट लेकर टेस्ला 1884 में सपनों के देश अमेरिका के लिए निकल गए। उनका सफर भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। रास्ते में उनका सामान चोरी हो गया, उनका टिकट खो गया और उन्हें जहाज पर मजदूरी तक करनी हुई। लेकिन आंखों में भविष्य को बदलने का सपना लिए वो आखिरकार न्यूयॉर्क पहुंच ही गए। न्यूयॉर्क पहुंचकर वो सीधे थॉमस एडिसन के ऑफिस गए। एडिसन उस समय तक एक बहुत विशाल आविष्कारक के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे। बल्ब का आविष्कार करके वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गए थे। जब टेस्ला एडिसन से मिले तो उन्होंने अपने ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी सिस्टम के बारे में बताया। लेकिन एडिसन, जो कि डायरेक्ट करंट यानी डीसी सिस्टम के प्रबल समर्थक थे, उन्हें टेस्ला का आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि ये अव्यावहारिक और खतरनाक है। उन्होंने टेस्ला के ऐसी आइडिया को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन टेस्ला की प्रतिभा को पहचानते हुए उन्होंने उसे अपनी कंपनी में नौकरी दे दी। एडिसन ने टेस्ला को अपनी डीसी मशीनों को और बेहतर बनाने का काम सौंपा। टेस्ला ने अपनी पूरी लगन से काम किया और कुछ ही महीनों में एडिसन की मशीनों की कार्यक्षमता को कई गुना उन्नत कर दिया। उनके काम से एडिसन बहुत खुश हुए। एक दिन एडिसन ने टेस्ला के सामने एक चुनौती रखी। उन्होंने कहा, अगर तुम मेरे डीसी जनरेटर को फिर से डिजाइन करके उसे और ज्यादा कुशल बना दो तो मैं तुम्हें $50,000 दूंगा। $50,000 उस जमाने में एक बहुत विशाल रकम हुआ करती थी। आज के हिसाब से देखें तो ये $10 लाख से भी ज्यादा होगी। टेस्ला ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और दिन रात एक करके काम में जुट गए। कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद टेस्ला ने एडिसन के जनरेटर को न सिर्फ बेहतर बनाया बल्कि उसकी पूरी डिजाइन ही परिवर्तित कर दी, जिससे उसकी क्षमता कई गुना उन्नत हो गई। जब टेस्ला अपना इनाम लेने एडिसन के पास गए तो एडिसन हंसने लगे। उन्होंने कहा, टेस्ला, तुम हम अमेरिकियों का मजाक नहीं समझते। उन्होंने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो तो बस मजाक कर रहे थे। ये टेस्ला के लिए एक बहुत अहम धोखा था। उन्होंने सिर्फ पैसे नहीं खोए थे, बल्कि एक ऐसे इंसान पर से उनका विश्वास उठ गया था जिसे वो अपना आदर्श मानते थे। उस दिन टेस्ला ने बिना एक शब्द कहे एडिसन की कंपनी से इस्तीफा दे दिया। अगर आप भी मानते हैं कि किसी की मेहनत का उपहास करना और उसे धोखा देना गलत है, तो कमेंट में धोखा जरूर लिखिए। अब टेस्ला न्यूयॉर्क के रास्तों पर अकेले थे। उनके पास न नौकरी थी न पैसे। गुजारा करने के लिए उन्हें मजदूरी तक करनी हुई। उन्होंने $2 प्रतिदिन के हिसाब से जमीन खोदने का काम किया। जरा सोचिए, वो जीनियस इंसान जिसके दिमाग में पूरी दुनिया को रोशन करने का प्लान था, वो मार्गों पर जमीन खोद रहा था। ये उनके जीवन का सबसे मुश्किल दौर था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो अपने खाली समय में भी अपने एसी सिस्टम के बारे में सोचते रहते थे। उनकी किस्मत ने फिर करवट ली। उनके साथ काम करने वाले कुछ मजदूरों ने उनकी काबिलियत को पहचाना और उन्हें कुछ निवेशकों से मिलवाया।
उन निवेशकों ने टेस्ला के आइडिया में दिलचस्पी दिखाई और उन्हें अपनी एक कंपनी शुरू करने के लिए पैसे दिए। 1887 में टेस्ला ने टेस्ला इलेक्ट्रिक कंपनी की शुरुआत की। अब वो आजाद थे अपने सपनों पर काम करने के लिए। उन्होंने अपनी लैब बनाई और कुछ ही समय में एसी सिस्टम से संबंधित कई पेटेंट अपने नाम करवा लिए। उन्होंने एक ऐसी पॉलीफेज एसी इंडक्शन मोटर बनाई जो डीसी मोटर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और भरोसेमंद थी। टेस्ला के इस आविष्कार की खबर धीरे धीरे फैलने लगी। उस समय के एक बहुत विशाल उद्योगपति और आविष्कारक जॉर्ज वेस्टिंगहाउस की नजर टेस्ला पर गई। वेस्टिंगहाउस खुद भी ऐसी सिस्टम पर काम कर रहे थे और वो एडिसन के डीसी सिस्टम को एक अहम चुनौती देना चाहते थे। उन्होंने टेस्ला के काम को देखा और वो समझ गए कि ये वही टेक्नोलॉजी है जो भविष्य में बिजली की दुनिया पर राज करेगी। वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला से संपर्क किया और उनके सामने एक बहुत विशाल प्रस्ताव रखा। उन्होंने टेस्ला के हर पेटेंट के लिए उन्हें हजारों डॉलर और साथ ही भविष्य में ऐसी बिजली की बिक्री से होने वाले मुनाफे में प्रति हॉर्स पावर $2.5 की रॉयल्टी देने का वादा किया। ये एक बहुत विशाल डील थी। टेस्ला को आखिरकार एक ऐसा इंसान मिल गया था जो न सिर्फ उनके विजन को समझता था बल्कि उस पर पैसा लगाने को भी तैयार था। टेस्ला ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और वेस्टिंगहाउस की कंपनी ज्वाइन कर ली। अब दो विशाल ताकतें आमने सामने थीं। एक तरफ थे थॉमस एडिसन और उनका डायरेक्ट करंट का साम्राज्य और दूसरी तरफ थे निकोला टेस्ला, जॉर्ज वेस्टिंगहाउस और उनका क्रांतिकारी ऑल्टरनेटिंग करंट। एक ऐसा संघर्ष शुरू होने वाला था जिसे इतिहास में करंट का संघर्ष या वॉर ऑफ करंट्स के नाम से जाना गया। ये सिर्फ दो टेक्नोलॉजी का मुकाबला नहीं था बल्कि दो अलग अलग विचारधाराओं और दो जीनियस के अहंकार का मुकाबला था। इस संघर्ष में कौन जीतने वाला था? एडिसन अपने साम्राज्य को बचाने के लिए किस हद तक जाने वाले थे? ये सब जानेंगे हम अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 3, बिजली का संघर्ष, टेस्ला बनाम एडिसन। एक ऐसा मुकाबला जिसने हमेशा के लिए दुनिया को रोशन कर दिया। जब निकोला टेस्ला ने जॉर्ज वेस्टिंगहाउस के साथ हाथ मिलाया तो थॉमस एडिसन को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। एडिसन ने पूरे अमेरिका में डायरेक्ट करंट यानी डीसी का जाल बिछा रखा था। उनके पावर प्लांट, उनके तार और उनके सारे उपकरण डीसी पर ही चलते थे। वो डीसी को ही भविष्य मानते थे और किसी भी कीमत पर अपनी बादशाहत को खोना नहीं चाहते थे। दूसरी तरफ टेस्ला का ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी सिस्टम कई मायनों में डीसी से बेहतर था। ऐसी करंट को बहुत कम ऊर्जा हानि के साथ हजारों किलोमीटर दूर तक भेजा जा सकता था, जबकि डीसी करंट कुछ किलोमीटर में ही अपनी ताकत खो देता था। इसका मतलब था कि ऐसी पावर प्लांट शहर से बहुत दूर लगाए जा सकते थे जहां जमीन सस्ती हो और कोयला या पानी आसानी से उपलब्ध हो। एसी के लिए पतले तारों की जरूरत होती थी जिससे लागत भी कम आती थी। इसके विपरीत डीसी के लिए हर कुछ किलोमीटर पर एक पावर प्लांट और मोटे मोटे तारों की जरूरत होती थी, जो बहुत महंगा सौदा था। साफ था कि टेक्नोलॉजी के मामले में टेस्ला का एसी सिस्टम कहीं आगे था, लेकिन एडिसन एक चतुर व्यापारी थे। वो जानते थे कि अगर लोगों ने एसी के फायदे जान लिए तो उनका पूरा डीसी का कारोबार ठप हो जाएगा। इसलिए उन्होंने टेक्नोलॉजी का मुकाबला करने के बजाय एक दुष्प्रचार का अभियान शुरू कर दिया। उन्होंने ऐसी करंट को एक खतरनाक और जानलेवा चीज के रूप में पेश करना शुरू कर दिया। उन्होंने अखबारों में लेख छपवाए, पोस्टर लगवाए और लोगों के बीच ये डर फैलाया कि ऐसी करंट इतना खतरनाक है कि वो किसी की भी जान ले सकता है। एडिसन यही नहीं रुके। उन्होंने इस बात को साबित करने के लिए क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने अपनी टीम को आवारा कुत्तों और बिल्लियों को थामने का काम दिया। फिर वो सार्वजनिक जगहों पर उन बेजुबान जानवरों को टेस्ला के एसी करंट से झटके देकर मारते थे ताकि लोगों को दिखा सकें कि एसी कितना खतरनाक है। वो लोगों से कहते, देखिए ये वेस्टिंगहाउस का करंट कितना जानलेवा है। क्या आप चाहेंगे कि ये खतरनाक बिजली आपके घरों तक आए? एडिसन ने अपनी इस घिनौनी मुहिम को और आगे किया। उन्होंने न्यूयॉर्क की जेलों से संपर्क किया और मौत की सजा पाए कैदियों को फांसी देने के बजाय एसी करंट से मारने का प्रस्ताव रखा। उनका मकसद था कि जब अखबारों में यह खबर छपेगी कि एक इंसान को ऐसी करंट से मारा गया तो लोगों के मन में ऐसी का डर हमेशा के लिए बैठ जाएगा। इस तरह दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक चेयर का आविष्कार हुआ और इसका श्रेय भी एडिसन को ही जाता है। उन्होंने जानबूझकर वेस्टिंगहाउस के एसी जनरेटर का इस्तेमाल करवाया ताकि इस क्रूर काम से वेस्टिंगहाउस की कंपनी का नाम
संबंधित हो। यह विज्ञान के इतिहास का एक काला अध्याय था, जहां एक महान आविष्कारक अपनी व्यावसायिक दुश्मनी में इस हद तक गिर गया था। अगर आपको भी लगता है कि अपने फायदे के लिए किसी को बदनाम करना या क्रूरता का सहारा लेना गलत है, तो कमेंट में शर्मनाक लिखिए। टेस्ला इस सब से बहुत दुखी थे। वो देख रहे थे कि कैसे उनके खूबसूरत आविष्कार को एक राक्षस की तरह पेश किया जा रहा है। वो जानते थे कि किसी भी तरह की बिजली खतरनाक हो सकती है, चाहे वो ऐसी हो या डीसी, अगर उसे सावधानी से इस्तेमाल न किया जाए। इस दुष्प्रचार का मुकाबला करने के लिए टेस्ला ने एक साहसिक कदम उठाने का फैसला किया। उन्होंने दुनिया को यह दिखाने की ठानी कि ऐसी करंट उतना खतरनाक नहीं है जितना बताया जा रहा है। 1893 में शिकागो में वर्ल्ड फेयर का आयोजन हुआ। यह एक बहुत विशाल मौका था अपनी टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का। इस मेले को रोशन करने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए एडिसन की जनरल इलेक्ट्रिक और वेस्टिंगहाउस की कंपनी के बीच कड़ी टक्कर थी। एडिसन ने $10 लाख का बजट बताया, जबकि वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला के एसी सिस्टम का इस्तेमाल करके सिर्फ $4 लाख में यह काम करने का प्रस्ताव रखा। जाहिर है कॉन्ट्रैक्ट वेस्टिंगहाउस को मिला। ये टेस्ला और एसी करंट के लिए एक बहुत विशाल जीत थी। अब उन्हें पूरी दुनिया के सामने यह साबित करने का मौका मिला था कि उनका सिस्टम बेहतर है। उस रात जब शिकागो वर्ल्ड फेयर में एक साथ हजारों बल्ब जले, तो देखने वालों की आंखें चौंधिया गईं। वो एक जादुई नजारा था। लोगों ने पहली बार इतने विशाल पैमाने पर बिजली की रोशनी देखी थी। इसी मेले में टेस्ला ने वो कर दिखाया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने लोगों के डर को दूर करने के लिए एक लाइव प्रदर्शन किया। वो मंच पर खड़े हुए और अपने शरीर से हजारों वोल्ट का एसी करंट प्रवाहित किया। उनके हाथों में बल्ब थे जो बिना किसी तार के जल रहे थे। उनके चारों ओर बिजली की चिंगारियां निकल रही थीं, लेकिन टेस्ला शांत खड़े मुस्कुरा रहे थे। लोगों ने अपनी आंखों से एक चमत्कार देखा था। उन्होंने देखा कि कैसे एक इंसान बिजली को अपने काबू में किए हुए है। इस एक प्रदर्शन ने एडिसन के सालों के दुष्प्रचार पर पानी फेर दिया। लोगों को समझ आ गया कि ऐसी करंट अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो बिल्कुल सुरक्षित है। इस घटना के बाद ऐसी सिस्टम की लोकप्रियता आसमान छूने लगी। कुछ ही समय बाद नियाग्रा फॉल्स पर देश का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाने का काम भी टेस्ला और वेस्टिंगहाउस को ही मिला। ये डीसी पर एसी की निर्णायक जीत थी। टेस्ला ने यह संघर्ष जीत लिया था। उन्होंने पूरी दुनिया को रोशन करने का अपना सपना पूरा कर लिया था। आज हमारे घरों में जो बिजली आती है वो टेस्ला के उसी एसी सिस्टम की देन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जीत के लिए टेस्ला को एक बहुत विशाल कुर्बानी देनी हुई थी? एक ऐसी कुर्बानी जिसने उनकी पूरी जिंदगी परिवर्तित कर रख दी। वो क्या कुर्बानी थी और इस जीत के बाद टेस्ला कहां रुके? या उनके दिमाग में कोई और अहम सपना पल रहा था? इन सवालों के जवाब हमें मिलेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 4, सदी का जादूगर और उसके अविश्वसनीय आविष्कार। जब दुनिया ने टेस्ला की आंखों से भविष्य को देखा, नियाग्रा फॉल्स पर पावर प्लांट बनाकर टेस्ला ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा लिया था। अब वो एक सेलिब्रिटी बन चुके थे। अखबारों में उनके चर्चे थे। लोग उन्हें सदी का जादूगर कहने लगे थे। वो अपनी लैब में ऐसे ऐसे प्रयोग करते थे जो किसी जादू से कम नहीं लगते थे। उनकी लैब किसी साई-फाई फिल्म के सेट जैसी दिखती थी, जहां हर तरफ बिजली की चिंगारियां नाचती थीं और अजीब अजीब मशीनें गूंजती रहती थीं। लेकिन इस सफलता के पीछे एक अहम त्याग छिपा था। जब वेस्टिंगहाउस की कंपनी वॉर ऑफ करंट्स के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर होने लगी, तो निवेशकों ने वेस्टिंगहाउस पर दबाव डाला कि वो टेस्ला के साथ हुए रॉयल्टी के समझौते को खत्म कर दें। वो समझौता कहता था कि वेस्टिंगहाउस को बेची गई हर हॉर्स पावर बिजली के लिए टेस्ला को $2.5 मिलेंगे। ऐसी की उन्नत होती लोकप्रियता को देखते हुए ये रकम अरबों डॉलर में पहुंच सकती थी। वेस्टिंगहाउस ने भारी मन से ये बात टेस्ला को बताई। वो अपनी कंपनी को बचाने और टेस्ला को दिए वादे के बीच फंस गए थे। तब टेस्ला ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त कर दिया। उन्होंने अपने दोस्त और अपने सपने को बचाने के लिए अरबों डॉलर की रॉयल्टी को एक झटके में त्याग दिया। उन्होंने कहा, मिस्टर वेस्टिंगहाउस, आपने मेरे सपने पर तब भरोसा किया जब किसी ने नहीं किया था। आपका मेरे लिए इतना करना ही काफी है। इस त्याग ने टेस्ला को आर्थिक रूप से तो कमजोर कर दिया, लेकिन अब वो अपने दूसरे अहम सपनों पर काम करने के लिए आजाद थे। उनका दिमाग अब सिर्फ तारों के जरिए बिजली भेजने तक सीमित नहीं था।
वो अब वायरलेस की दुनिया में कदम रखना चाहते थे। एक ऐसी दुनिया जहां ऊर्जा और जानकारी बिना किसी तार के एक जगह से दूसरी जगह भेजी जा सके। इसी सोच के साथ उन्होंने टेस्ला कोयल का आविष्कार किया। ये एक ऐसा उपकरण था जो बहुत हाई वोल्टेज और हाई फ्रीक्वेंसी का ऑल्टरनेटिंग करंट पैदा कर सकता था। टेस्ला कोयल से निकलने वाली बिजली की चिंगारियां कई कई फीट लंबी होती थी। ये देखने में जितना जादुई लगता था, इसके पीछे का विज्ञान उतना ही क्रांतिकारी था। टेस्ला ने दिखाया कि वो बिना किसी तार के अपने हाथ में थामे हुए बल्ब को जला सकते हैं। ये वायरलेस एनर्जी ट्रांसफर का पहला सफल प्रदर्शन था। जरा सोचिए, आज हम अपने फोन को वायरलेस चार्जर पर रखकर चार्ज करते हैं। इस टेक्नोलॉजी की नींव टेस्ला ने 100 साल से भी पहले रख दी थी। अगर आप भी टेस्ला की इस दूरदर्शी सोच से हैरान हैं, तो कमेंट में विजनरी टेस्ला जरूर लिखिए। टेस्ला सिर्फ वायरलेस एनर्जी पर ही नहीं रुके, उन्होंने रेडियो के सिद्धांत पर भी काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने एक ऐसी नाव बनाई जिसे वो रिमोट कंट्रोल से चलाते थे। 1898 में उन्होंने मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हजारों लोगों के सामने इसका प्रदर्शन किया। लोगों को लगा कि ये कोई जादू है या टेस्ला ने किसी बंदर को नाव के अंदर छिपा रखा है जो उनके इशारों पर काम कर रहा है। लेकिन टेस्ला रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करके ऐसा कर रहे थे। ये दुनिया का पहला रिमोट कंट्रोल डिवाइस था। उन्होंने रेडियो कम्युनिकेशन के लिए कई पेटेंट भी फाइल किए, लेकिन बदकिस्मती से उनसे कुछ समय बाद गुग्लिल्मो मार्कोनी ने भी रेडियो का आविष्कार किया और उन्हें इसका श्रेय मिल गया। मार्कोनी ने अपने रेडियो सिस्टम में टेस्ला के ही कई पेटेंट का इस्तेमाल किया था। सालों बाद अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि रेडियो का असली आविष्कारक टेस्ला ही थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दुनिया मार्कोनी को ही रेडियो के पिता के रूप में जान चुकी थी। यह टेस्ला के साथ हुआ एक और अहम अन्याय था। टेस्ला का दिमाग यही नहीं रुका। उन्होंने रोबोटिक्स, रेडार टेक्नोलॉजी, एक्सरे, क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग और यहां तक कि धरती की सतह से ऊर्जा निकालने के तरीकों के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया था। उन्होंने एक ऐसी मशीन की कल्पना की थी जो भूकंप ला सकती थी। उन्होंने एक ऐसे हथियार के बारे में भी सोचा था जिसे वो डेथ रे कहते थे, जो हजारों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के जहाजों को नष्ट कर सकता था। उनकी कई खोजें और विचार उस समय के लोगों की समझ से परे थे। लोग उन्हें या तो पागल समझते थे या कोई जादूगर। लेकिन टेस्ला असल में एक भविष्य दृष्टा थे। वो भविष्य को देख सकते थे। उन्होंने एक वर्ल्ड वायरलेस सिस्टम की कल्पना की थी जिसके जरिए पूरी दुनिया में तस्वीरें, संदेश और जानकारी तुरंत भेजी जा सकती थी। ये आज के इंटरनेट और स्मार्टफोन की ही तो परिकल्पना थी जो उन्होंने 100 साल पहले कर ली थी। वो अपने समय से इतने आगे थे कि दुनिया उनके साथ कदम नहीं मिला पा रही थी। लेकिन टेस्ला इन सबसे बेपरवाह अपने सबसे विशाल और सबसे महत्वाकांक्षी सपने को पूरा करने की तैयारी में जुट गए थे। एक ऐसा सपना जो अगर पूरा हो जाता तो आज ऊर्जा का मतलब ही कुछ और होता। वो पूरी दुनिया को मुफ्त में बिना किसी तार के बिजली देना चाहते थे। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयोग नहीं था, बल्कि मानवता के लिए एक तोहफा था। उन्होंने एक ऐसी जगह की तलाश शुरू की जहां वो अपने इस सपने को हकीकत का रूप दे सकें। उन्होंने न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में एक जमीन खरीदी और वहां एक विशालकाय टावर का निर्माण शुरू किया। उस टावर का नाम था वार्डन क्लिफ टावर। ये टावर टेस्ला के सबसे अहम सपने का प्रतीक था, लेकिन यही टावर उनके पतन का कारण भी बनने वाला था। क्या था ये वार्डन क्लिफ टावर का सपना? क्यों ये पूरा नहीं हो सका? और किसने टेस्ला के इस महान सपने को चकनाचूर कर दिया? इन सभी सवालों के जवाब छिपे हैं अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 5, वार्डन क्लिफ टावर, पूरी दुनिया को मुफ्त बिजली देने का सपना। एक ऐसा सपना जो अगर पूरा हो जाता तो आज हमारी दुनिया कुछ और होती। टेस्ला ने जब वार्डन क्लिफ टावर का निर्माण शुरू किया तो उनके दिमाग में एक ऐसी दुनिया का नक्शा था जिसकी कल्पना करना भी आज मुश्किल है। वो सिर्फ वायरलेस कम्युनिकेशन या रेडियो प्रसारण तक ही सीमित नहीं रहना चाहते थे। उनका असली मकसद तो कहीं ज्यादा विशाल था। वो पृथ्वी के आयनोस्फीयर का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में वायरलेस तरीके से बिजली पहुंचाना चाहते थे। जरा इस विचार की भव्यता को समझने की कोशिश कीजिए। इसका मतलब था कि दुनिया के किसी भी कोने में, चाहे वो दूर दराज का गांव हो या कोई रेगिस्तान, हर किसी को बिना किसी तार, खंभे या मीटर के बिजली मिल सकती थी। ऊर्जा पर किसी का एकाधिकार नहीं होता। ये मुफ्त होती, ठीक हवा और पानी की तरह। इससे उद्योगों में क्रांति आ जाती, गरीबी कम हो जाती
और पूरी मानवता का विकास कई गुना तेज हो जाता। ये एक यूटोपियन सपना था, एक ऐसा सपना जो इंसानियत को हमेशा के लिए परिवर्तित कर सकता था। इसी सपने को साकार करने के लिए टेस्ला ने वॉर्डनक्लिफ टावर की नींव रखी। इस विशाल प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। टेस्ला ने उस समय के सबसे अमीर उद्योगपतियों में से एक जेपी मॉर्गन से संपर्क किया। मॉर्गन एक चतुर निवेशक थे और उन्होंने टेस्ला के पिछले कामों को देखा था। टेस्ला ने मॉर्गन को अपने वर्ल्ड वायरलेस ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के बारे में बताया, जिससे अटलांटिक महासागर के पार रेडियो संदेश भेजे जा सकते थे। ये एक बहुत विशाल व्यावसायिक अवसर था। मॉर्गन ने इस प्रोजेक्ट में $1.5 लाख का निवेश करने का फैसला किया, जो आज के हिसाब से करोड़ों डॉलर के बराबर है। मॉर्गन को लगा कि वो रेडियो प्रसारण के जरिए बहुत पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उन्होंने टेस्ला के असली इरादे को नहीं समझा था, या शायद टेस्ला ने उन्हें बताया ही नहीं। उनके कई दस्तावेज और बिजली के बोर्ड्स का प्रदर्शन करते थे, जिससे ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है, और जिनकी ये दस्तावेज जानबूझकर गायब सुनाई देती थी। क्या टेस्ला के पास सच में कुछ ऐसे राज उसके चारों ओर का दुनिया को परिवर्तित कर सकती रोशनी से? इन सवालों के साथ हम अगले अध्याय की ओर जाएंगे, जहां हम टेस्ला के खोए हुए आविष्कारों के रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे। अध्याय नंबर 8 सच होने की पहली खोए हुए आविष्कार। लेकिन जैसे टेस्ला के वो राज जो दुनिया से छिपा लिए गए उन्नत होती गई। क्या होता अगर टेस्ला के सारे आइडियाज हकीकत बन जाते? निकोला टेस्ला की मृत्यु के बाद लेकिन इस बार मॉर्गन का रवैया बिल्कुल अलग था और भी गहरे हो गए। इसी बीच मार्कोनी ने सफलतापूर्वक हजारों दस्तावेज, नोट्स और एक रेडियो संदेश भेज दिया था। लेकिन कहा जाता है पेटेंट का इस्तेमाल सबसे महत्वपूर्ण मॉर्गन को क्रांतिकारी आविष्कारों से संबंधित कोई कागज रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। और जब उनकी मृत्यु हुई तो FBI यानी अमेरिकी जांच एजेंसी ने तुरंत उनके होटल के कमरे को सील कर दिया और उनके सारे सामान को कब्जे में लेने के लिए करना चाहते हैं। आधिकारिक तौर पर कहा गया कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि टेस्ला बनाने और जैसे खतरनाक हथियार का काम कर रहे थे। अगर टेस्ला का सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती थी मॉर्गन समेत पूरी ऊर्जा इंडस्ट्री बर्बाद हो जाती। FBI ने उनके सारे दस्तावेजों को टॉप सीक्रेट का मुफ्त में लगाकर एक सुरक्षित जगह मॉर्गन ने तुरंत इस प्रोजेक्ट से सालों तक अपने दस्तावेजों के बारे में किसी को उन्होंने न सिर्फ और पैसा देने से मना कर दिया, जब इनमें से कुछ दस्तावेजों को सार्वजनिक किया गया टेस्ला को पाया गया फंडिंग मिलने कई महत्वपूर्ण रास्ते गायब थे। इससे कई तरह की साजिशनाकारी को जगह मिला। उनका कई लोगों का मानना है कि अमेरिकी सरकार के सामने टेस्ला की सबसे क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी को छुपा लिया है पूरा करने के लिए पैसे नहीं, आज भी उन पर कर्ज में डूबते जा काम कर रही है। उन्होंने मॉर्गन को कई खोए हुए आविष्कारों में समझाने की कोशिश की कि ये प्रोजेक्ट मानवता के लिए कितना जरूरी है। हमने वॉर्डनक्लिफ टावर कोई जवाब नहीं जाना। टेस्ला का मानना था कि वो पृथ्वी के आयनोस्फीयर से वो विशाल ढांचा जो कभी मानवता के उज्जवल पूरी दुनिया में वायरलेस तरीके से एक वीरान स्मारक अगर ये तकनीक आज हमारे पास हो चुके थे तो ऊर्जा उद्योग सब कुछ इस सपने में दांव पर लगा दिया था। हमें पेट्रोल और अब उनके पास कुछ नहीं बचा था। कोयला पहले विश्व युद्ध के दौरान जरूरत नहीं सरकार को डर था। सोचिए कि जर्मन जासूस इस टावर का इस्तेमाल कर सकते हैं न देना, इसलिए 1917 में इसे डायनामाइट से नष्ट कर दिया गया। इस तरह टेस्ला के सबसे अहम सपने का अंत हो गया। तकनीक ऊर्जा एक पल के लिए सोचिए कि अगर वॉर्डनक्लिफ टावर का सपना पूरा हो जाता तो आज हमारी दुनिया कैसी होती? क्या आज भी ऊर्जा संकट होता? क्या पर्यावरण की इतनी समस्याएं होती? दिया गया हो अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। वॉर्डनक्लिफ टावर का गिरना सिर्फ एक इमारत का गिरना नहीं था कि उन्होंने एक जीनियस के सपनों का टूटना था जो किसी यहाँ से टेस्ला की जिंदगी में एक ऐसे अंधेरे दौर की शुरुआत हुई जिससे वो शायद फिर कभी पूरी तरह उबर नहीं पाए। उन्होंने एक कहानी सुनाई नंबर 6 उन्होंने अंधेरे के साए इस छोटे से अपनों ने ही साथ त्याग किया के बीम से कैसे एक जीनियस को पैसों कुछ और धोखे ने घुटनों पर ला दिया कांपने लगी। वॉर्डनक्लिफ टावर के गिरने के साथ ही निकोला टेस्ला की जिंदगी का सुनहरा दौर भी खत्म हो गया। गिर जाती वो इंसान जो कभी दुनिया भर के अखबारों की सुर्खियों में रहता था, जिसे सदी का सबसे विशाल दिमाग माना जाता था, पैदा कर सके, अब गुमनामी के अंधेरों में खोने लगा। ये एक बहुत ही विनाशकारी हथियार भी हो सकता था। मॉर्गन के धोखे ने उन्हें सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी कमजोर कर दिया था। टेस्ला ने उनका मानवता पर से विश्वास उठने लगा था। जैसी चीजों उन्होंने देखा कि कैसे विशाल विशाल उद्योगपति और पूंजीपति सिर्फ अपने मुनाफे के लिए किसी भी महान विचार को कुचल सकते हैं। उनका सपना इंसानियत को आगे ले जाने का था, लेकिन दुनिया के चलाने वाले सिर्फ उनके कुछ तिजोरियां भरने में लगे थे। विमानों के इस घटना के बाद टेस्ला का स्वभाव परिवर्तित होने लगा। वो लोगों से कम मिलने लगे, अकेले रहने लगे और उनका व्यवहार कुछ सनकी सा हो गया। उन्हें
आर्थिक तंगी ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। उन पर भारी कर्ज था। उन्हें अपने महंगे होटल के कमरे त्यागने हुए और वो सस्ते होटलों में रहने लगे। कई बार तो उनके पास होटल का बिल चुकाने के भी पैसे नहीं होते थे। वो आविष्कारक जिसने वेस्टिंग हाउस को बचाने के लिए अरबों डॉलर की रॉयल्टी ठुकरा दी थी, आज वो पाई के लिए मोहताज था। उन्होंने कई हो गया है। इसके अलावा टेस्ला ने मौसम को कोई भी निवेशक उन पर पैसा लगाने को तैयार नहीं था। उनकी प्रतिष्ठा को इतना नुकसान पहुंच चुका था कि लोग उन्हें एक असफल और दिवालिया वैज्ञानिक समझने लगे थे। थॉमस एडिसन और उनके समर्थकों ने भी इस मौके का फायदा उठाया और टेस्ला के खिलाफ दुष्प्रचार को और हवा दी। उन्होंने टेस्ला को एक ऐसे पागल वैज्ञानिक के रूप में पेश किया जिसके विचार अव्यावहारिक और खतरनाक हैं। इसी दौरान विज्ञान की दुनिया में भी अहम परिवर्तन आ रहे थे। अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जैसी नई खोजें सामने आ रही थी। टेस्ला इन नई थ्योरी से सहमत नहीं थे। उन्हें लगता था कि ये सब गलत है। मुफ्त ऊर्जा इस वजह से वो धीरे धीरे वैज्ञानिक समुदाय में भी अलग थलग होते गए। उनका दिमाग अब भी तेज था। उनके पास अब भी क्रांतिकारी आइडियाज थे, लेकिन अब उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। शायद दुनिया इन टरबाइन, परिवर्तनों के लिए तैयार वर्टिकल नहीं थी, टेक ऑफ या शायद एयरक्राफ्ट कुछ और यहाँ शक्तिशाली तक लोग कि इन वायरलेस परिवर्तनों तरीके से को चलने उन्हें वाले नहीं देना चाहते। हथियारों के डिजाइन भी अगर तैयार आप भी किए, मानते हैं कि लेकिन टेस्ला उन्हें के कभी भी आविष्कार हकीकत में जानबूझकर बदलने छिपाए का गए मौका या तो पैसा कमेंट नहीं में मिला। वो अक्सर अपने जरूर जन्मदिन लिखिए। पर प्रेस कॉन्फ्रेंस टेस्ला के बुलाते खोए थे हुए आविष्कार और अपने नए हमें ये आविष्कारों सोचने की पर घोषणा मजबूर करते थे कि हम लेकिन इस प्रजाति ज्यादातर के लोग उन्हें क्या कुछ गंभीरता हासिल से कर नहीं सकते लेते थे। अगर उन्हें ज्ञान और लगता था विज्ञान कि को टेस्ला मुनाफे सिर्फ और लोगों का नियंत्रण की ध्यान जंजीरों खींचने से के लिए आजाद कर दिया ऐसा जाता कर रहे हैं। लेकिन अब उनकी हम जिंदगी टेस्ला का की ये कहानी दौर के अंतिम बहुत ही चरण पर पीड़ादायक पहुंचे था। हैं। एक ऐसे वो इंसान जीनियस जो का कभी अंत अपनी जिसने शानदार दुनिया को पार्टियों इतना और कुछ दिया, सेलिब्रिटी दोस्तों के लिए लेकिन जाना बदले में जाता उसे था, सिर्फ अब गुमनामी बिल्कुल और अकेला रह गया था। उनके अध्याय दोस्त और नंबर 9, समर्थक धीरे धीरे अंतिम उनसे दूर चिंगारी होते का चले बुझना। गए। एक जॉर्ज गुड नाम वेस्टिंग था। हाउस, जिन्होंने उस हमेशा महान उनका साथ वैज्ञानिक दिया का था, अंत जिसने उनकी भी दुनिया को मृत्यु इतना हो कुछ चुकी दिया। थी। अब टेस्ला के पास बात करने के लिए कोई नहीं था। 1943 उनका अकेलापन इतना न्यूयॉर्क के उन्नत हो गया न्यूयॉर्कर था होटल का कि उन्होंने कमरा कबूतरों से नंबर दोस्ती कर ली। 27। वो रोजाना पार्क निकोला में जाते टेस्ला 86 और साल की कबूतरों उम्र को में दाना इस दुनिया से खिलाते। विदा हो गए। वो घायल उनकी कबूतरों मृत्यु को दिल का अपने होटल के दौरा आने से कमरे में हुई। ले आते बिल्कुल और उनकी अकेले, देखभाल अपने करते थे। कमरे में। उन्हें वो इंसान एक जिसने सफेद अपनी कबूतरी जिंदगी से में हजारों लोगों खास के लगाव सामने हो बिजली गया के था। करतब दिखाए वो थे, कहते थे कि वो उस जिसने कबूतरी से दुनिया को प्यार रोशनी करते से हैं नहला दिया जैसे था। एक इंसान किसी उसका इंसान अंत से करता इतने है। अंधेरे और वो दावा अकेलेपन करते में थे हुआ। कि वो कबूतरी होटल भी की उनसे एक बात नौकरानी करती ने है। 2 दिन बाद लोगों उनके के लिए कमरे का ये एक दरवाजा और खोला सबूत था तो उन्हें कि मृत टेस्ला पाया। अब अपना मानसिक दरवाजे पर संतुलन डू नॉट खो डिस्टर्ब चुके का हैं। साइन टंगा हुआ लेकिन था, शायद जिसे उन टेस्ला ने खुद बेजुबान ही वहां परिंदों लगाया में था। ही टेस्ला ये को शायद वो उनकी निस्वार्थ पूरी जिंदगी प्रेम का और प्रतीक वफादारी मिली उन्होंने जो दुनिया को उन्हें बहुत कुछ दिया, इंसानों की दुनिया में लेकिन कभी बदले में नहीं मिल उन्होंने पाई थी। दुनिया से एक दूरी बनाए उनकी रखी। आर्थिक हालत एक दिन डू ब दिन नॉट खराब डिस्टर्ब होती का जा साइन रही थी। लगाकर। उनकी एक समय मृत्यु की ऐसा भी खबर आया जब फैली जब वेस्टिंग तो हाउस दुनिया भर के कंपनी को पता वैज्ञानिकों चला और उनके कि कुछ उनका महान गिने-चुने आविष्कारक प्रशंसकों गरीबी में में जी शोक रहा की है। लहर दौड़ गई। कंपनी ने शर्मिंदगी से आम बचने जनता के के लिए लिए ये कोई उन्हें विशाल एक खबर छोटी सी पेंशन देनी वो शुरू की टेस्ला को लगभग ताकि भूल वो अपना चुके थे। गुजारा कर सके। अखबारों के जरा किसी कोने सोचिए, में एक छोटी जिस सी खबर इंसान के छपी, पेटेंट पर कंपनी एक ऐसे अरबों डॉलर कमा रही थी, वैज्ञानिक की उसे मौत की गुजारे खबर के लिए पेंशन जो पर कभी जीना हो रहा बहुत था। मशहूर हुआ ये करता था। विडंबना नहीं तो और किसी क्या ने है। भी उस समय ये टेस्ला की महसूस कहानी नहीं किया हमें ये सिखाती कि दुनिया है ने अपना कि सिर्फ कितना एक अहम महान हीरा खो दिमाग दिया या एक क्रांतिकारी उनकी विचार मौत का के होना ही तुरंत काफी बाद, नहीं है। जैसा कि अगर हमने आपके पिछले पास अध्याय सही में चर्चा समर्थन, की, सही FBI संसाधन ने उनके और कमरे को कुछ अपने कब्जे व्यावसायिक में ले समझ लिया। नहीं है उनके शरीर तो का दुनिया पोस्टमार्टम आपके किया गया सबसे अच्छे और विचारों फिर को उनका भी अंतिम कचरे में संस्कार फेंक किया सकती गया। है। उनकी टेस्ला कोई एक महान संतान या वैज्ञानिक थे, करीबी रिश्तेदार लेकिन एक नहीं था, असफल जो व्यवसायी। उनके शरीर पर वो दावा अपने करता। समय से बहुत आगे उनके थे, भतीजे लेकिन दुनिया सावा उनके साथ चलने के लिए तैयार जो नहीं थी। यूगोस्लाविया के लेकिन राजदूत क्या थे, टेस्ला ने हार वो मान ली अमेरिका थी? पहुंचे या और इस उन्होंने अकेलेपन और टेस्ला की गरीबी में भी चीजों उनका को हासिल जीनियस करने की दिमाग कोशिश की। कुछ ऐसा सोच रहा टेस्ला के था अंतिम जो आज भी संस्कार हमारे में लिए एक लगभग रहस्य 2000 है। लोग क्या उनके शामिल कुछ हुए, आविष्कार जिनमें ऐसे कई भी थे नोबेल पुरस्कार जो दुनिया की विजेता, नजरों से ओझल हो वैज्ञानिक गए? और न्यूयॉर्क के इन मेयर भी सवालों थे। के जवाब ये एक हमें अगले विडंबना अध्याय में ही थी मिलेंगे, कि जिस जो इंसान ने टेस्ला अपनी के जीवन जिंदगी के आखिरी सबसे साल रहस्यमय गुलामी पहलुओं पर और से गरीबी पर्दा में उठाएगा। बिताए। अध्याय उसकी नंबर मौत के बाद 7, उसे सम्मानित करने के अकेलापन, लिए इतने कबूतर विशाल और भविष्य लोग की इकट्ठा भविष्यवाणियां। हुए। शायद एक दुनिया को जीनियस के उनकी जीवन कीमत के का वो एहसास अनसुने उनके पहलू जाने के जो बाद ही आपको हुआ। हैरान कर देंगे। उनके पार्थिव शरीर जैसे का जैसे दाह निकोला संस्कार टेस्ला किया की गया उम्र उन्नत और होती उनकी गई, अस्थियों वो को दुनिया की सोने के नजरों से गोल और भी पात्र में दूर रखा होते गया, चले गए। जो उनके उनका सबसे जीवन अब पसंदीदा न्यूयॉर्क के आविष्कारों में होटलों से के एक कमरों तक ही सिमट कर रह गया था। मोटर के रोटर वो हर जैसा कुछ दिखता समय था। बाद होटल आज परिवर्तित ये कर लेते अस्थियां थे, सर्बिया के क्योंकि बेलग्रेड अक्सर में वो स्थित पिछला बिल चुका निकोला पाने में टेस्ला असमर्थ
समर्थ होते थे। हुई है, लेकिन जहाँ इस दुनिया अकेलेपन भर और से गरीबी लोग के उस महान आत्मा बावजूद को उनका दिमाग श्रद्धांजलि अभी भी देने सक्रिय आते था। हैं। टेस्ला वो की लगातार मौत के काम साथ करते ही रहते, एक युग का अंत हो गया और एक भविष्य ऐसा की युग टेक्नोलॉजी के जिसमें बारे में अकेला सोचते इंसान रहते। अपने दिमाग की उनका ताकत कमरा से किसी दुनिया लैब को से कम नहीं परिवर्तित था, करने का सपना जहाँ देखा हर था। तरफ कागज, उन्होंने किताबें और अपने डायग्राम जीवन में बिखरे रहते लगभग थे। 300 उनका पेटेंट बाहरी हासिल दुनिया से किए। संपर्क लगभग उन्होंने समाप्त हो हमें चुका था, ऑल्टरनेटिंग करंट दिया, सिवाय उन कबूतरों जिसके के बिना आज की जिन्हें वो दुनिया की अपना कल्पना परिवार भी नहीं मानते की जा थे। सकती।
वो घंटों तक उन कबूतरों से बातें करते, उनकी देखभाल करते। चार्जिंग ये उनकी जिंदगी का एक ऐसा पहलू था जिसे बहुत कम लोग समझ पाए। बावजूद शायद वो उन परिंदों में वो मासूमियत और वफादारी खोज रहे थे जो उन्हें इंसानी रिश्तों में नहीं मिली। महान अमेरिकी हीरो टेस्ला ने अपने जीवन के आखिरी दशकों में कई ऐसी भविष्यवाणियां की जो आज सच साबित हो रही हैं। उन्होंने एक वर्ल्ड वायरलेस सिस्टम की कल्पना की थी जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने हाथ में रखे जो जानते छोटे से आविष्कारों को कैसे बेचना है और अपनी छवि को कैसे बनाना है। भेज सकता था। वहीं टेस्ला एक देख सकता था और बात कर सकता था। क्या ये आज के स्मार्टफोन और इंटरनेट जैसा नहीं लगता? उन्होंने ये भविष्यवाणी आज से लगभग 100 साल पहले यही उनकी सबसे उन्होंने ये भी कहा था कि भविष्य में महिलाएं विशाल पुरुषों के बराबर खड़ी होंगी। उनकी कहानी और समाज में एक विशाल ताकत बनकर उभरेंगी। क्या एक उन्होंने पर्यावरण और नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व को भी समाज हमेशा ही समझ लिया था। स्वीकार वो जीवाश्म ईंधन को जलाने के से आगे सोचते थे और क्या हमारे प्रकृति की शक्तियों और हमारा जैसे कि सूरज, हवा और पानी से ऊर्जा प्राप्त करनी चाहिए। आज पूरी दुनिया जिस सस्टेनेबल एनर्जी की बात कर रही है, एक ऐसे टेस्ला उसकी वकालत दशकों पहले कर चुके थे। उनकी कुछ आदतें और विचार बहुत ही अजीब थे। उन्हें कीटाणुओं से बहुत डर लगता था, खत्म हो जाती, इसलिए वो लगातार अपने हाथ धोते रहते। टेस्ला का अस्तित्व वो किसी के भी बाल छूने से नफरत करते या फिर उनकी विरासत उन्हें गोल चीजों और मोतियों से भी चिढ़ती है। वो जो कुछ भी करते सवालों का जवाब हमें मिलेगा अंक से विभाजित होना चाहिए। आखिरी अध्याय जैसे वो होटल के कमरे में जाने से पहले कि कैसे बिल्डिंग के 3 चक्कर लगाते थे, बल्कि खाने से पहले वो अपनी प्लेट, छुरी कांटे को 18 नैपकिन से साफ करते थे। ये सब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी ओसीडी के लक्षण थे। बन गया एक ऐसी मानसिक स्थिति जिसे उस समय कोई समझ नहीं पाया। निकोला टेस्ला आज हम जानते हैं कि कई जीनियस लोगों में इस तरह की सनक पाई जाती है। चला गया उनका दिमाग इतना ज्यादा सक्रिय होता है उनके वो अक्सर ऐसी आदतों का शिकार हो जाते हैं भी हमारे बीच। अगर आप टेस्ला की किसी भी भविष्यवाणी या आदत से हैरान हैं जिंदगी तो कमेंट में अविश्वसनीय जरूर लिखें। उन्हें उनकी टेस्ला ने कभी शादी नहीं की है। उनका मानना था कि शादी और परिवार के युग उनके वैज्ञानिक लोग इतिहास को फिर से खंगाल रहे। उन्होंने अपना पूरा जीवन विज्ञान को समर्पित कर दिया था, जिन्हें उनका कहना था कि एक आविष्कारक को अपनी पूरी ऊर्जा और अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम पर लगाना चाहिए। हालांकि दुनिया भर में महिलाओं का बहुत सम्मान करते थे को विज्ञान की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा भी करते थे। एक ऐसा लेकिन उन्होंने हमेशा एक दूरी बनाए रखी के भले के लिए उनका एकमात्र सच्चा प्यार कर दिया। अगर कहा जा सकता है सबसे विशाल विज्ञान ही था, वो तकनीक और शायद वो सफेद कबूतरी जिसे वो अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानते थे। जब वो कबूतरी बीमार हुई और मरने वाली थी तो टेस्ला कई दिनों तक उसके पास बैठे। जब आप रेडियो सुनते उनका कहना था कि जब उस कबूतरी ने आखिरी सांस ली तो उसकी आंखों से एक तेज सफेद रोशनी निकली जो किसी भी इंसान या मशीन द्वारा पैदा की गई रोशनी से कहीं ज्यादा तेज थी। के विचारों इस घटना ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। उन्हें लगा कि उनके जीवन का काम अब पूरा हो गया। आज उसी अपने आखिरी सालों में टेस्ला ने एक ऐसे हथियार पर काम करने का दावा किया था जो दुनिया में हमेशा के लिए शांति ला सकता था। उद्यमियों में उन्होंने इसे टेलीफोर्स निकोला डेथ रे का नाम दिया था। उनका कहना था कि ये एक पार्टिकल बीम वेपन है जो 200 मील दूर से ही 10,000 हवाई जहाजों के बेड़े को एक झटके में नष्ट कर सकता है। रास्ते पर उनका मानना था कि अगर हर देश के पास ऐसा हथियार होगा तो कोई भी देश दूसरे पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि इसका मतलब होगा दोनों का निश्चित विनाश। इस तरह युद्ध हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उन्होंने इस हथियार के डिजाइन को अमेरिकी सरकार और दूसरे देशों को बेचने की कोशिश की। वो टेस्ला में सिर्फ एक वैज्ञानिक को नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान को देखते हैं जिसने विशाल सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने की हिम्मत दिखाई। टेस्ला की विरासत हमें सिर्फ विज्ञान और टेक्नोलॉजी के बारे में ही नहीं सिखाती बल्कि जीवन के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके पास एक विशाल विजन है तो उसके लिए संघर्ष करने से कभी न डरें, भले ही पूरी दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो। वो हमें सिखाती है कि असफलताएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन हार तब तक नहीं होती जब तक आप कोशिश करना नहीं त्यागते। वॉर्डनक्लिफ टावर की असफलता के बाद भी टेस्ला ने अपनी आखिरी सांस तक काम करना नहीं त्यागा। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा धन, पैसा या शोहरत नहीं बल्कि वो ज्ञान और वो काम है जो आप मानवता के लिए त्याग कर जाते हैं। टेस्ला गरीबी में मरे, लेकिन वो अपने पीछे विचारों की एक ऐसी दौलत त्याग गए जो आज भी हमें प्रेरित कर रही है। निकोला टेस्ला की कहानी एक चेतावनी भी है।